हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि कोरोना से हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। कोरोना का वायरस रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटों में 3,32,000 नए केसेस सामने आए हैं और ये फिगर एक दिन में मरीजों की संख्या के लिहाज से दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना के मामले में हम नंबर 1 हैं। और यह भी सही है कि आज भी हॉस्पिटल्स ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर बेहद परेशान हैं, सख्ते में हैं। वायरस के शिकार लोगों की खड़ती सांसें टूटने की कगार पर आ गई हैं। दवाइयों का मिलना मुश्किल है, इंजेक्शन का मिलना मुश्किल है, टेस्ट कराने के लिए अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल हो गया है। चारों तरफ निराशा का, हताशा का माहौल है, लोगों में डर है। लेकिन हम सब यह भी जानते हैं कि डरने से तो काम नहीं चलेगा। लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए आज मैं पहले आपसे उम्मीद की बात करना चाहता हूं, होप की बात करना चाहता हूं। इस काली रात के बाद आने वाली सुबह की जो आशा है, जो किरण है, जो रोशनी है, उसकी बात करना चाहता हूं। वक्त कठिन है, परिस्थितियां विकट हैं, युद्ध जैसे हालात हैं, लेकिन इस महामारी से लड़ने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए इस समय सब मिलकर वैसे ही लग गए हैं जैसे युद्ध के समय जी जान से जुट जाते हैं। वायुसेना के जो जहाज युद्ध के वक्त जंगी साजो सामान सरहद तक पहुंचाते हैं, एयरफोर्स के वही फाइटर प्लेन कोरोना के खिलाफ जंग में ऑक्सीजन की सप्लाई करने में लग गए हैं। एयरफोर्स खाली टैंकर्स को ऑक्सीजन प्लांट तक पहुंचाने में किस कदर लगी है, इसकी तस्वीरें आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने जर्मनी से ऑक्सीजन प्लांट्स को इंपोर्ट करने का फैसला किया है। सब राज्यों में पुलिस ऑक्सीजन की सप्लाई में सहयोग कर रही है। पुलिस के जवान सब कुछ छोड़कर ऑक्सीजन के टैंकर्स को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हॉस्पिटल तक पहुंचाने में लग गए हैं। मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि रेलवे के जो रैक्स जंग के वक्त टैंक्स की ढुलाई का काम करते हैं, वो रैक्स अब ऑक्सीजन के टैंकर्स की ढुलाई कर रहे हैं। सबसे पहले रेलवे की तस्वीर देखिए। यह ऑक्सीजन एक्सप्रेस है, वाइजैक से चली है और इसे नागपुर होते हुए नासिक तक जाना है। नागपुर में कोरोना संक्रमण काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। इस दौरान ऑक्सीजन की काफ़ी मात्रा में कमी आ गई है, जिसको मद्देनजर रखते हुए रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस की शुरुआत की है। ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस नागपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे पहुंची हुई है। विशाखापट्टनम से निकली ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज नागपुर पहुंची। 7 ऑक्सीजन के टैंकर, जिसमें 15 से 16 मेट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर यह नागपुर पहुंची हुई है। 7 टैंकर है, जिनमें से 3 टैंकर नागपुर में उतार लिए जाएंगे। उसके बाद 4 टैंकर नासिक के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस निकल जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि विशाखापट्टनम से ये ऑक्सीजन टैंकर कल रात 23:40 पर निकला है और 8:10 पर नागपुर के रेलवे स्टेशन पे पहुंचा हुआ है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। चारों तरफ आरपीएफ, जीआरपी और नागपुर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। आने जाने वाले लोगों पे कड़ी नजर रखी जा रही है। टैंकर को स्कॉट करके जिलाधीश कार्यालय तक इसको लेके जाने की योजना बनाई गई है और ये टैंकर जिलाधीश कार्यालय पहुंचने के बाद इसे अन्य जगहों पर, हॉस्पिटल्स पर इस ऑक्सीजन का वितरण किया जाएगा। कई दिन बाद हमने एक रिपोर्टर को उत्साह से खबर देते हुए देखा। वो मैं बता रहा था उम्मीद की ट्रेन के बारे में।
जो ऑक्सीजन लेने महाराष्ट्र से वाइजैक गई थी और अब आंध्र प्रदेश के वाइजैक से ऑक्सीजन लेकर वापस लौट रही है। देखने में ये एक नॉर्मल गुड्स ट्रेन लगती है, मालगाड़ी लगती है, लेकिन ये सामान्य नहीं है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर इस ट्रेन को भेजा गया और ऑक्सीजन से भरे टैंकर्स के साथ वापस लाया गया। इस बीच पूरे रास्ते इसे कहीं रेड सिग्नल नहीं मिला। ये ट्रेन कहीं भी किसी टेक्निकल खराबी की वजह से ना रुके, इसलिए इसमें डबल इंजन लगाया गया, एक इलेक्ट्रिक इंजन, दूसरा डीजल इंजन, जिससे अगर किसी तरह पावर की सप्लाई में दिक्कत आ जाए तो भी ट्रेन के पहिए रुके नहीं। इस तरह की प्रिकॉशन सिर्फ जंग के हालात के वक्त ली जाती है। इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस में 7 टैंकर हैं और हर टैंकर में 16 टन लिक्विड ऑक्सीजन भरी है। समझ लीजिए कोरोना के पेशेंट की सांसें इस ट्रेन के साथ चल रही हैं। 3 टैंकर्स को नागपुर में उतार लिया गया है, जबकि बाकी बचे 4 टैंकर नासिक जाएंगे। महाराष्ट्र से ऑक्सीजन ये एक्सप्रेस ट्रेन 19 अप्रैल की रात को वाइजैक के लिए निकली थी और आज 4 दिन बाद यानी 23 अप्रैल को मुंबई पहुंच जाएगी। मुंबई से वाइजैक की दूरी करीब 1350 किलोमीटर है, यानी इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 2700 किलोमीटर का रास्ता महज 4 दिन में पूरा कर लिया। इसके अलावा एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश से बोकारो गई थी, वो भी कल तक लखनऊ पहुंच जाएगी। आज रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा ने कहा कि ऑक्सीजन टैंकर्स के लिए रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार है, रेलवे की क्षमता, रेलवे की कैपेसिटी और भी ज्यादा ऑक्सीजन टैंकर्स को लाने की है, लेकिन प्रॉब्लम है टैंकर्स की। ऑक्सीजन तो है, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, ऑक्सीजन भरने के लिए टैंकर्स की कमी है। As you are aware, liquid oxygen, when it expands and into a gaseous form, it acquires hundreds of sizes of the volume, and we are demanding more and more of rail tankers so that we can fully utilize the rake to carry more tank wagons. But there is of course the challenge of providing more tankers by the state also to the railways, but we are ready from our side. हम लोगों ने जगह जगह पे चेंजेस किए हैं। जब हमारी फ्रेट ट्रेन की स्पीड बढ़ी है तो हमने अपने क्रू के बीट्स को रैशनलाइज किया, ये सोच के कि हमारी क्योंकि स्पीड बढ़ गई है तो क्रू कैन कैरी एंड कैन गो ऑन फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस, तो क्रू को रैशनलाइज भी किया हमने। और हमारी पोजीशन भी विद दिस कोविड हैज डेफिनेटली गॉट अफेक्टेड, सो वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन वेयर जो हमारी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको किस तरह से बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइज किया जाए, उनको प्रॉपर रेस्ट मिल जाए, ट्रेन हम चला सकें विद द अवेलेबल रिसोर्सेज दैट वी हैव गॉट। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल की तारीफ करनी होगी। रेलवे उन सभी राज्य सरकारों की डिमांड को ध्यान में रखकर रेल और रैक्स का इंतजाम कर रहा है जिन्होंने ऑक्सीजन एक्सप्रेस की डिमांड की है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने रेलवे से कहा है कि वो गुजरात के जामनगर से रिलायंस इंडस्ट्रीज से ऑक्सीजन लाना चाहती है। आंध्र प्रदेश सरकार भी उड़ीसा से ऑक्सीजन मंगवाने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने भी रेलवे से ऑक्सीजन की फास्ट डिलीवरी की डिमांड की है। दिल्ली सरकार ने कहा कि रेलवे ओडिशा के राउरकेला से ऑक्सीजन को दिल्ली पहुंचाने में उसकी मदद करे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा ने बताया कि उन्हें आज ही दिल्ली सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट भेजी गई है। रेलवे ने प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए हैं। दिल्ली सरकार जैसे ही उन्हें ऑक्सीजन टैंकर मुहैया करा देगी वैसे ही रेलवे ओडिशा से ऑक्सीजन लाने की तैयारी कर देगा। From Delhi, that they would also like to have a few oxygen expresses. So the details are being worked out from Rourkela and some other plants, because you know the most of the generation takes place in the east. So our team is working out the details with the Delhi government, and we have told them that you keep your tankers ready. We have already kept our wagons ready. Our ramps are ready at different locations in the NCR region. So we are ready in all respects. We are in close touch now with them, and we expect that this movement will very shortly take place. So we are in readiness and we are coordinating with the Delhi government very closely. रेलवे ऑक्सीजन टैंकर्स को पहुंचाने में लगी है। टैंकर्स की कमी को पूरा करने में अब एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट प्लेन
खाली टैंकर्स को ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट तक पहुंचा रहे हैं। आज एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट प्लेन इंदौर पहुंचा। यहां से 2 ऑक्सीजन टैंकर्स को गुजरात के जामनगर ले जाया गया, जहां मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री से ऑक्सीजन लेकर ये टैंकर बाई रोड इंदौर आएंगे। यानी इन टैंकर्स का एक तरफ का टाइम बचेगा। अब आपके मन में यह सवाल होगा, अगर एयरफोर्स के ये प्लेन ऑक्सीजन के खाली टैंकर लेकर जा सकते हैं तो भरे हुए टैंकर लेकर वापस क्यों नहीं आ सकते? इससे टाइम की काफी बचत हो सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि लिक्विड ऑक्सीजन को बाय एयर नहीं लाया जा सकता। लिक्विड ऑक्सीजन हाईली इन्फ्लेमेबल है, बड़ी जल्दी से जल सकता है, ज्वलनशील होता है। इसे बाय एयर लाना डेंजरस है, खतरनाक है। इसीलिए एयरफोर्स की मदद सिर्फ खाली टैंकर्स को ट्रांसपोर्ट करने में ली जा रही है। ऐसी तस्वीर हैदराबाद से आई। हैदराबाद से भी एयरफोर्स के प्लेन के जरिए ऑक्सीजन के टैंकर्स को रिफिलिंग के लिए ओडिशा भेजा गया। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स बेस से भी कल रात ग्लोब मास्टर प्लेन 3 खाली ऑक्सीजन के टैंकर्स लेकर पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हुआ। इस प्लेन में ऑक्सीजन टैंकर्स भले यूपी के एयरपोर्ट से लोड किए गए, लेकिन इन टैंकर्स में जो ऑक्सीजन आएगी उन्हें दिल्ली के हॉस्पिटल्स को सप्लाई किया जाएगा। आने वाले दिनों में देश के कई शहरों से भी इसी तरह ऑक्सीजन टैंकर्स एयरलिफ्ट करने का प्लान बना लिया गया है। सरकार की कोशिश है जहां जहां ऑक्सीजन की कमी है वहां इसकी सप्लाई तुरंत बढ़ाई जाए। अगर हमारी एयरफोर्स ऑक्सीजन टैंकर्स को पहुंचाकर एक साइड के ट्रैवल का टाइम बचा रही है तो तारीफ करनी होगी पुलिस की। कई राज्यों में पुलिस ने इंश्योर किया है कि जरूरतमंदों को जल्द से जल्द ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीजन के अभाव में किसी मरीज की जान ना जाए। इसको लेकर राज्यों की पुलिस काफी एक्टिव है। मैं दिल्ली का एग्जांपल आपको दिखाता हूं। दूसरे राज्यों से दिल्ली आ रहे ऑक्सीजन के टैंकर्स को दिल्ली पुलिस के जवान एस्कॉर्ट करके कैसे डेडिकेटेड हॉस्पिटल तक पहुंचा रहे हैं, यह देखने वाला है। कई जगह तो ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। कल मैंने आपको बालाजी एक्शन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की खबर दिखाई थी। हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर ने कहा था सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। इंडिया टीवी पर खबर देखने के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन टैंकर हॉस्पिटल तक लेकर आई। इसी तरह आज भी दिल्ली के अमर लीला हॉस्पिटल की बात हो या फिर ओखला के होली फैमिली हॉस्पिटल की, इन दोनों जगह दिल्ली पुलिस की टीम की निगरानी में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और टैंकर्स पहुंचे। आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी कहा, इस वक्त दिल्ली पुलिस की प्रायोरिटी सिक्योरिटी के साथ साथ लोगों की जान बचाना भी है। इसलिए ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। जो बाहर से ऑक्सीजन की जो टैंकर्स आ रही हैं उनको एक तरह से ग्रीन कॉरिडोर प्रोवाइड करके जल्द से जल्द दिल्ली में लाएं। इसके लिए कल से ही हमने अपनी पुलिस की सिक्योरिटी डिप्यूट कर दी। आज दिल्ली सरकार के जो नॉमिनेटेड नोडल ऑफिसर्स हैं उनके साथ ये हमारी टीम्स गई हैं और जल्द से जल्द ऐसे ऑक्सीजन के जो टैंकर्स हैं उनको दिल्ली में लाएंगे ताकि जो यहाँ कमियां हैं उसको पूरा किया जा सके। दिल्ली पुलिस खुद आगे बढ़ करके ऐसे गैस के सिलेंडर्स को इंतजाम करा रही थी, जहां पे भी जो गैस के टैंकर्स हैं उसको एस्कॉर्ट करके हॉस्पिटल में पहुंचाना। बिल्कुल कई बार तो निक ऑफ द टाइम में ऐसे सिलेंडर्स को और टैंकर्स को पहुंचाए गए जिससे हॉस्पिटल को राहत मिली और लोगों की जान भी बची। हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए, आईसीयू में एडमिशन के लिए, इसके अलावा कई प्रकार की दवाएं हैं जो इसमें जरूरत होती हैं, उसके लिए बहुत ही पर्सनल बेसिस पे कुछ और भी तरीकों से भी रिक्वेस्ट आते हैं, तो उसे जहां तक संभव हो सकता है जो कंसर्न लोगों से बातचीत करके उनको दिलवाना ताकि जान जिसकी दिक्कत में है वो जान बच जाए। तो ये हमारा प्रयास रहा है और हम आगे भी करते जाएंगे।
चाहे पुलिस हो, एयरफोर्स हो, रेलवेज हो, इनका एक इंसानियत का चेहरा, संवेदना का चेहरा सामने आया है। ट्रेन से ऑक्सीजन की सप्लाई, एयरफोर्स से टैंकर्स की सप्लाई, पुलिस एस्कॉर्ट में हॉस्पिटल तक ऑक्सीजन से भरे टैंकर्स को पहुंचाना, यह उम्मीद जगाता है। यह हमें समझाता है कि अंधी सुरंग के आगे रोशनी की किरण है, क्योंकि यह अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे प्लानिंग है, कोऑर्डिनेशन है, और जब सारी एजेंसियां इस तरह मिलकर काम करते हुए दिखती हैं तो लोगों में सिस्टम के प्रति, सरकार के प्रति भरोसा पैदा होता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही बात कही। 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में मोदी ने कहा, अगर कोरोना के खिलाफ हम सब मिलकर लड़ेंगे, आपसी खींचतान को पीछे छोड़कर लड़ेंगे, तो फिर रिसोर्सेज की कमी कहीं नहीं दिखेगी और यह जंग हम जरूर जीतेंगे। चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सभी मंत्रालय, सभी डिपार्टमेंट एक साथ काम कर रहे हैं। अब हर स्टेट को भी इंश्योर करना है कि कोई भी ऑक्सीजन टैंकर अगर किसी दूसरे स्टेट में जा रहा हो तो उसे रोका ना जाए, उसकी स्पीड पर कोई ब्रेक ना लगाए, न प्रशासन न पुलिस। इसके अलावा राज्य सरकारों को यह देखना होगा कि जीवन रक्षक दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग ना हो, इनकी जमाखोरी किसी को न करने दी जाए। मोदी ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात पर ध्यान देना होगा कि लोगों में किसी बात को लेकर डर ना हो, लोग पैनिक बाइंग ना करें। मोदी ने मिलजुल कर काम करने की बात कही तो इसका थोड़ा बहुत असर भी दिखाई दिया। कोरोना के एपिसेंटर बन चुके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को मिलकर मुसीबत का मुकाबला करने का भरोसा दिलाया और इसके बाद उद्धव ने अपनी प्रॉब्लम भी प्रधानमंत्री के सामने रखी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में रोजाना 60,000 नए केसेस आ रहे हैं, 6.5 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, इसलिए हर कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। दवाओं की और ज्यादा जरूरत है, ऑक्सीजन की और ज्यादा जरूरत है। उद्धव ने महाराष्ट्र के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई बढ़ाने को कहा। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि उसे रोजाना 70,000 रेमडेसिविर वायल्स की जरूरत है, लेकिन मिल रहे हैं सिर्फ 27,000। इसी तरह महाराष्ट्र को रोजाना 1550 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। फिलहाल राज्य के पास सिर्फ 350 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की कमी है। केंद्र सरकार इसमें महाराष्ट्र की मदद करे। महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एयरफोर्स को लगाए। प्रधानमंत्री ने उद्धव ठाकरे की बात से सहमति जताई, आश्वासन दिया कि एयरफोर्स महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन की सप्लाई में राज्य सरकार की मदद करेगी। हमें अन्य राज्यों को से मिलने के लिए दो दिक्कतें हैं। एक, अन्य राज्यों में से हमारी गाड़ी आते हुए, टैंकर आते हुए कोई उसमें रुकावट न हो, ग्रीन कॉरिडोर मिले, और दूसरी, बहुत अंतर होने के वजह से जो टर्न अराउंड टाइम होता है, जो समय लगता है, वो बहुत ज़्यादा लगता है। और इसीलिए अगर भरा हुआ टैंकर एयरलिफ्ट नहीं हो सकता है तो कम से कम खाली टैंकर अगर एयरफोर्स के प्लेन से एयरलिफ्ट किया जाए तो खाली टैंकर जो है वो खाली टैंकर्स एयरप्लेन में एयरफोर्स के भरे जाएंगे और वहाँ लेके जाके उसमें जो ऑक्सीजन भरा जाएगा वो ऑक्सीजन अगर नज़दीक के स्टेट का है तो वो बाय रोड आ सकता है टैंकर, और अगर दूर के स्टेट का है तो ट्रेन से रोरो के पद्धति से, जिस तरह से विशाखापट्टनम से आ रहा है उसी तरह कई टैंकर्स ट्रेन में रोरो मेथड से वो लाने की कोशिश हम करेंगे। तो ये मुद्दा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मान्य किया है और इस तरह से वो भेजने के लिए बिल्कुल एयरफोर्स को उन्होंने सूचित किया है। आज प्रधानमंत्री के साथ जो मीटिंग हुई उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपनी चिंता जाहिर की। कोरोना की फर्स्ट वेव के दौरान छत्तीसगढ़ में हालात बेहतर थे, लेकिन इस बार पिछले 1 महीने वहां भी स्थिति अचानक बिगड़ी है। आज
प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में भूपेश बघेल ने ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने और राज्यों को कम कीमत पर वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की। देखिए, मुख्य रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में बात हुई थी और राज्यों की तैयारी के बारे में। तो राज्यों में जो हम लोगों ने जो तैयारी की उसके बारे में भी जानकारी दी कि हमारे पास ऑक्सीजन बेड कितने हैं, आईसीयू बेड कितने हैं, एचडीयू बेड कितने हैं, वेंटिलेटर कितने हैं, इसके बारे में भी जानकारी हम लोगों ने दी। जो वैक्सीनेशन है तो उसमें मैंने मांग रखी कि भाई भारत सरकार को अलग रेट और राज्य सरकार को अलग रेट। 1 मई को आप ये जारी करना चाहते हैं तो 1 मई की यदि जारी करना चाहते हैं तो हमको भारत सरकार कितना वैक्सीन दे रही है। दूसरा, जो 2 कंपनियां जो बना रही है उससे हमको कब कितना मिलेगा, किस महीने में कितना मिलेगा, ये दोनों चीज़ और रेट में समानता होना चाहिए। इस बात को सभी मुख्यमंत्रियों ने बात रखी है। केरल के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और हम सब ने ये बात रखी है कि भाई कि एक देश एक रेट होना चाहिए। आज की मीटिंग में शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश की हालत पर चर्चा हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया मध्य प्रदेश की जरूरतें क्या हैं। यह आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार से जो निर्देश मिलेंगे उन्हें पूरी तरह लागू किया जाएगा। मीटिंग के बाद शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की। शिवराज सिंह ने कहा कोरोना से निपटने के इंतजाम हो रहे हैं, लेकिन अफसरों को चाहिए वो ये सुनिश्चित करें कि ऑक्सीजन वेस्ट ना हो, जितनी जरूरी है उतनी ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो। दिन और रात ऑक्सीजन की आपूर्ति ठीक बनी रहे उसके लिए मैं भी लड़ रहा हूं। रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठ के फोनों पर बात करनी पड़ती है। अपने प्रदेश में ऑक्सीजन नहीं होती, दूसरे प्रदेशों से मंगवाना पड़ता है। लाने के लिए टैंकर चाहिए, दूसरे प्रदेशों से आती तो टैंकर कई दिन में आ पाते हैं, कभी लेट हो गया, कभी दूसरे प्रदेश में कोई बाधा खड़ी कर दी गई। हालांकि इन सब चीजों का समाधान निकाल लिया है। आज प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक हुई थी तो वो इंतजाम भी हो रहा है कैसे यथासंभव ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन की सीमा है। लेकिन अस्पतालों में फिर भी संपूर्ण व्यवस्था करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जितनी जरूरी हो उतनी ऑक्सीजन लगे। वाकई में ऑक्सीजन की सप्लाई बनाए रखने के लिए वॉर फुटिंग पर काम हो रहा है। जिस समय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बात हो रही थी उसी दौरान डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक बड़ा फैसला किया। तय यह हुआ है कि जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स एयरलिफ्ट किए जाएंगे ताकि ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा किया जा सके। पता चला जो प्लांट लाए जाएंगे उनमें 1 मिनट में 40 लीटर और 1 घंटे में 2400 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की क्षमता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के लीडिंग ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर से भी बात की। इस वर्चुअल मीटिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल, जेएसडब्ल्यू के सज्जन जिंदल, जेएसपीएल के नवीन जिंदल शामिल थे। मीटिंग में टाटा स्टील, नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड और आर्सल स्टील, ये सारी कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने इन कंपनियों से ऑक्सीजन के प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने में पूरी ताकत लगाने की अपील की। सभी ने जो है प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास दिलाया कि हम देश के अंदर ऑक्सीजन की हम कमी नहीं आने देंगे। अगर हमारे प्लांट की हमें प्रोडक्शन भी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सब जो लोग हम स्टील बनाने के बिजनेस में हैं, तो स्टील बनाने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो अब जो है हम वो उस ऑक्सीजन को, और ज्यादातर जो हमारी जो ऑक्सीजन है वो गैस के रूप में होती है, गैसियस ऑक्सीजन है, जबकि जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसके लिए हमको लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन जो है कम बनती है, लेकिन फिर भी जो हमारे पास स्टोरेज के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन है और जितनी लिक्विड ऑक्सीजन हम मैक्सिमम बना सकते हैं, तो सभी ने विश्वास दिलाया कि हम सब जो है अपनी मैक्सिमाइज कर रहे हैं प्रोडक्शन लिक्विड ऑक्सीजन की, और जहां जहां जरूरत है वहां जितने जितने टैंकर हमें उपलब्ध हो रहे हैं हम उनको जो है ऑक्सीजन भिजवा रहे हैं। तो हम अपने आसपास के इलाकों का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं
और अभी जो है दिल्ली के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, उसके बाद तेलंगाना के अंदर जहां जहां JSPL को जिम्मेदारी दी गई है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा भिजवाएं। जिस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के लोग आगे आए हैं, वो काबिल तारीफ है। नवीन जिंदल की बात आपने सुनी, उन्होंने फ्री में ऑक्सीजन सप्लाई की बात की है। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी बड़े पैमाने पर पहले से ही ऑक्सीजन की सप्लाई में मदद कर रहे हैं, मुफ्त में सप्लाई की जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहे हैं। टाटा ग्रुप भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज को खत्म करने में जी जान से जुटा है। तो इससे एक बात तो साबित होती है, जो लोग हर रोज अंबानी अडानी पर सवाल उठाते हैं, उनको समझ आ जाना चाहिए कि जब देश पर कोई संकट खड़ा होता है तो देश के उद्योगपति जनता की मदद के लिए आगे आते हैं। ऐसे मौके पर अंबानी अडानी अपने प्रॉफिट लॉस के बारे में नहीं सोचते। जिस तरह से वॉर फुटिंग पर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने और दूसरी लाइफ सेविंग मेडिसिन मुहैया कराने में प्राइवेट सेक्टर की मदद मिली है, जिस तरह से वैक्सीनेशन के काम में प्राइवेट कंपनियों बेहतरीन काम किया है, उसको देखते हुए इनकी आलोचना करने वालों को इन कंपनियों के बारे में अपनी राय बदलनी चाहिए। सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों अपनी तरफ से ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि सिचुएशन अभी क्रिटिकल है, संकट बहुत बड़ा है। दिल्ली के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन का क्या हाल है? सारी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मिलकर काम कर रहा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। इसका असर थोड़ा बहुत तो हुआ है। दिल्ली के जिन हॉस्पिटल्स ने कल डिस्ट्रेस कॉल दी थी, जिन हॉस्पिटल्स में कल पैनिक था, वहां हालात आज थोड़ा बेहतर थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन वो काफी नहीं है। जिन हॉस्पिटल्स के पास कल 1-2 घंटे की ऑक्सीजन थी, आज उनके पास 2-3 दिन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है। सर गंगाराम हॉस्पिटल को ऑक्सीजन की सप्लाई मिल गई है, मैक्स साकेत और मैक्स पटबड़गंज को ऑक्सीजन मिल गई है। होली फैमिली की तस्वीरें तो मैंने आपको दिखाई, हालांकि आज दिन में कुछ परेशान करने वाली खबरें भी आई। सोशल मीडिया पर यह खबर फैली कि गंगाराम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 25 कोरोना पेशेंट्स की मौत हो गई। हॉस्पिटल के बाहर मौजूद मरीजों के परिवार वाले परेशान हो गए, हंगामा मचा, चीख पुकार मची। इसलिए इंडिया टीवी ने तुरंत खबर की सच्चाई जानने के लिए गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर DS राणा से बात की। डॉक्टर राणा ने कहा, ऑक्सीजन की कमी से 25 लोगों की मौत की खबर बिल्कुल झूठी है, बेबुनियाद है। उन्होंने कहा, कुछ मरीजों की मौत हुई है, यह सही है, लेकिन जिनकी मौत हुई वो सीरियस पेशेंट थे। इनकी मौत का ऑक्सीजन की शॉर्टेज से कोई लेना देना नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि सरकार ने सप्लाई बनाई रखी, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ देते रहे, जिससे हॉस्पिटल चलता रहा। इसमें एक गलत खबर छपी है, थोड़ी सी गलत तरीके से इंटरप्रेट की जा रही है, तो थी कि ये पेशेंट जितने मर गए बिना ऑक्सीजन से मर गए, ये गलत है बिल्कुल। ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। ऑक्सीजन सप्लाई हमने सबको ऑक्सीजन दी है। जहाँ हमारा प्रेशर कभी आज नहीं कम हो, 3 दिन पहले हमारा ऑक्सीजन प्रेशर कम हो गया था ICU बेड में, तो हमने उनको मैनुअली दी थी ऑक्सीजन। हमने किसी को उसकी वजह से नहीं मरने दिया था कि ऑक्सीजन नहीं मिली, आ रही थी या लो प्रेशर से आ रही है, तो ये गलत है। संकट के समय में जब लोग परेशान हैं, हैरान हैं, उस समय इस तरह की खबरें फैलाने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो समाज के दुश्मन हैं, जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं आपको दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल का हाल बताता हूं। बताया गया कि मैक्स हॉस्पिटल की सभी ब्रांचेज में अब नए मरीज भर्ती नहीं किए जाएंगे जब तक ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक नहीं हो जाती। जब हकीकत का पता किया तो मालूम हुआ कि मैक्स साकेत और मैक्स पटबड़गंज में कल रात ही ऑक्सीजन की सप्लाई की जा चुकी है। हॉस्पिटल के पास अगले 3 दिन के लिए ऑक्सीजन का पूरा कोटा है।
किसी तरह की कमी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन हॉस्पिटल ने मरीजों को एडमिट करने से इनकार नहीं किया। बेड खाली होने पर तुरंत नए मरीजों को एडमिट किया जा रहा है। आप सोचिए, ऐसे वक्त में इस तरह की खबरें फैलाना लोगों को कितना पैनिक में डाल सकता है। कई जगह जरूर कमी है, कई जगह जरूर परेशानी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी पूरी तरह से दूर हुई हो ऐसा नहीं है। होली फैमिली हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी दिखाई दी। होली फैमिली हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर सुमित रॉय ने कहा कि उनके पास सिर्फ आधे घंटे का ऑक्सीजन बचा है। हॉस्पिटल में जो 385 पेशेंट हैं, उनमें से 350 ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो हालत बहुत खराब हो जाएगी। ऑक्सीजन सप्लाई अब होली फैमिली में क्रिटिकल लेवल तक पहुंच गया है। हमारा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक में आधे घंटे से भी कम ऑक्सीजन बाकी है और हमारे 385 पेशेंट है हॉस्पिटल में, जिसमें से 350 करीब ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पे है। इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये ऑक्सीजन पहुंच जाए। डॉक्टर सुमित रॉय की इस कॉल के कुछ ही देर बाद ऑक्सीजन के टैंकर्स को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। दिल्ली पुलिस फरीदाबाद से ऑक्सीजन के टैंकर को एस्कॉर्ट करके होली फैमिली हॉस्पिटल तक पहुंचा कर आई। इस वक्त हम होली फैमिली अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम एस्कॉर्ट करके लेके आ रही है होली फैमिली अस्पताल के लिए ऑक्सीजन फरीदाबाद से। आप देखें कि तस्वीरें, ये लिंडा कंपनी का वो टैंकर है जिसे फरीदाबाद के सेक्टर 6 से लाया जा रहा है और सीधा दिल्ली पुलिस के जवान इसे एस्कॉर्ट करके लेके आ रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी ना हो। और अब ये जो टैंकर है ऑक्सीजन का वो सीधा होली फैमिली अस्पताल में चले जाएगा। हम आपको बता दें कि जब हमारी एमएस होली फैमिली से बात हुई थी सुमित रॉय से, तो उनका कहना था कि महज आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है और 385 कोरोना के मरीज अस्पताल में हैं। फिलहाल जो ऑक्सीजन है वो अब अस्पताल के अंदर चली गई है। अब जल्द ही ऑक्सीजन अस्पताल के मरीजों को मिल जाएगी। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के टैंकर्स पहुंचाना वॉर फुटिंग पर हो रहा है, लेकिन इसके अलावा और भी रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। अब हॉस्पिटल्स में ही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्लांट लगाए जा रहे हैं जो सीधे हवा से शुद्ध ऑक्सीजन अलग करते हैं और उस ऑक्सीजन को वार्ड में सप्लाई किया जाता है। इस तरह का पहला प्लांट आज सूरत में लगा। प्लांट ने काम करना शुरू कर दिया है। सूरत गुजरात के उन शहरों में है जहां कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। यहां ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, इसलिए सूरत में यह प्लांट लगाया गया है। अगले कुछ दिनों में देश के 6 और बड़े हॉस्पिटल्स में इसी तरह के प्लांट लग जाएंगे। अच्छी बात यह कि इस तरह के प्लांट 3-4 दिन में तैयार हो सकते हैं। सूरत में जो प्लांट लगाया गया है वो फिलहाल प्रति मिनट 2000 लीटर ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है। एक इंसान को हर मिनट में 5 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस लिहाज से यह प्लांट 400 मरीजों की जरूरत को पूरा कर रहा है और यह काफी बड़ी बात है। हालांकि सूरत के सिविल हॉस्पिटल में हर दिन करीब 60 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। इसमें से फिर भी 3 टन ऑक्सीजन सप्लाई इस प्लांट से हो रही है। इस बुरे वक्त में, इस संकट की घड़ी में यह बड़ी राहत की बात है। भारत सरकार ने एक प्लान के अंतर्गत देश की विभिन्न हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाने का जो फैसला लिया, उसके अंतर्गत न्यू सिविल हॉस्पिटल सूरत को भी ये प्लांट दिया गया है जो 2000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन हवा को कंप्रेस करके उसमें से अशुद्धियां दूर कर प्योर ऑक्सीजन हमको 2000 लीटर पर मिनट के हिसाब से देता है, जिसको हम अपनी हॉस्पिटल के एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस के साथ कनेक्ट किया है, जिससे हमारा ये जो लिक्विड का कंजम्पशन है वो करीब 3 टन तक रोजाना कम हो जाता है। कोविड से पहले हमारा 3 से 4 टन रोज का इस्तेमाल होता था। कोविड के 1500 मरीज करीब होने की वजह से हमारा अभी का कंजम्पशन रोज का 60 टन हो गया है। उसमें ये प्लांट की वजह से करीब 3 टन जितना रोज का हमारा लिक्विड का बचत हो रहा है, जिसकी वजह से वो लिक्विड किसी और हॉस्पिटल को भी काम आ सकता है, क्योंकि पूरे
राज्य में लिक्विड ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस की जा रही है। मैं आज आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, रेलवे, आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस सब दिन रात एक किए हुए हैं। ऑक्सीजन की कमी ना हो, ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान ना जाए। हॉस्पिटल्स में हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट और ऑक्सीजन देने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब भी उतनी ही लगन से, उतनी ही मेहनत से कोशिश कर रहे हैं कि किसी की सांस न उखड़े। इसलिए ऑक्सीजन सप्लाई में काफी सुधार हुआ है और कमी है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संकट बहुत बड़ा है, जरूरत बहुत बड़ी है, नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत बड़ा है और उसे एक साथ पूरा करना, एक दिन में पूरा करना संभव नहीं है। कमी अभी भी बनी हुई है। जो तैयारियां हुई हैं उसका असर पूरी तरह से मिले इसमें 48 घंटे लग सकते हैं। हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन जो लोग घरों में क्वारंटीन हैं या फिर छोटे हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उन्हें ऑक्सीजन मिल रहा मुश्किल हो रहा है। सूरत के हॉस्पिटल में तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्लांट लग गया, लेकिन राजकोट से जो तस्वीर आई वो ये समझने के लिए काफी है कि हालात कितने भयानक हैं, संकट कितना बड़ा है। राजकोट में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को रिफिल करने वाली कंपनी के सामने खाली सिलेंडर्स की 1 किलोमीटर से लंबी लाइन लगी है। ये देखकर बहुत दुख होता है। राजकोट के इंडस्ट्रियल जोन में ऑक्सीजन रिफिल प्लांट के गेट पर ऑक्सीजन के इंतजार में लोग रात भर खड़े हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। और ये इसलिए है क्योंकि राजकोट में 3 हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी है। हॉस्पिटल्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। गुजरात में इस वक्त कोरोना के 92,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। 24 घंटों में गुजरात में कोरोना के 12,800 नए मामले सामने आए हैं। सभी शहरों में यही हाल है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इतनी ज्यादा है कि ऑक्सीजन कम पड़ रही है, बेड्स कम पड़ रहे हैं। हॉस्पिटल जो कुछ कर सकते हैं, डॉक्टर्स जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं। कई जगह तो मरीजों को कॉरिडोर में लिटाकर, कुछ हॉस्पिटल्स में मरीजों को वार्ड के बाहर खुले में लिटाकर इलाज किया जा रहा है। ईस्ट दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल जीटीबी हॉस्पिटल के प्रीमाइस में ही मरीजों को लिटा दिया गया है। हालत यह कि सामने मरीज लेटे हैं, उनके घर वाले आसपास खड़े हैं। उन्हें बस इस बात का संतोष है कि कम से कम हॉस्पिटल के बाहर लेटने की जगह तो मिली, थोड़ी बहुत उम्मीद तो बंधी कि शायद कुछ इलाज मिल जाए। डॉक्टर एक बार देख ले, नर्स एक बार आकर नब्ज देख ले। दिल्ली के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल एलएनजेपी का हाल बहुत बुरा है। जीटीबी में तो कम से कम लेटने के लिए बेड मिल गया, भले ही हॉस्पिटल के बाहर हो, लेकिन एलएनजेपी हॉस्पिटल में तो मरीजों को अंदर एंट्री ही नहीं मिल रही। कोई गेट के बाहर खड़ा है, कोई गाड़ी के अंदर लेटा है, इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब अस्पताल के अंदर जाने का मौका मिले। मेरी मदर को कोविड हो रखा है, 21 तारीख से लेकर घूम रहा हूँ, कहीं जगह नहीं मिली। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल में बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। अभी एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का, अब इसको देखो उसको देखो, बहुत परेशान हो रहा, बहुत ज्यादा। अभी कहीं एडमिट हो जाए तो उसको देखूं मैं, अभी हमारा भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ सोचो, मैं तो सारे हाथ जोड़ रहा हूँ। जो बैठे ऊपर सरकार बैठे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ कर लो, कुछ कर लो। ना तो रोडों पे ना यही हाल मिलेगा, रोडों पे हाथ जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे भाभी जो है, भाभी माँ गेट पर ही बैठी है, बोल रहे बेड नहीं, खाली है। मैं एम्स में से भी आया, लाल बहादुर शास्त्री में लाल बहादुर शास्त्री रेफर किया, जीवी पंत ने रेफर कर दिया लोक नायक जयप्रकाश। यहाँ का रहे बेड खाली नहीं है, यहाँ बाहर में मेरे मरीज भाभी माँ बैठी हुई है। मम्मी को जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कहीं बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। जीटीबी लोक नायक सारे अस्पताल में घूम लिया।
लोगों को इस तरह तड़पते देखकर, अपनों के लिए उनका दुख देखकर दिल तो बहुत रोता है, लेकिन करे तो क्या करे। वाकई में हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, बेड बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, नए ऐसे बेड लगाने की कोशिश की जा रही है जहां पर ऑक्सीजन हो, लेकिन वक्त लगता है। लेकिन कोरोना की बीमारी ऐसी है कि किसी को वक्त नहीं देती। ऑक्सीजन के लिए तरस से लखनऊ की तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको दया आएगी। लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिफिलिंग करने वाली कंपनी के बाहर कई दिनों से लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कुछ लोग तो 24-24 घंटे से ऑक्सीजन का इंतजार कर रहे हैं। आराम करने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो थककर लोग सिलेंडर पर ही सो गए। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने बताया, जिस सिलेंडर की कीमत 8,000 रुपए थी, अब उसके लिए सिक्योरिटी मनी ही 70,000 रुपए है और हर दिन 300 रुपए किराया देना पड़ता है। आप लोगों की बात सुनेंगे, लोगों का दर्द देखेंगे तो आपका दिल भी भर जाएगा, रो पड़ेगा। लखनऊ में ये देवा रोड में चिनहट का इलाका है और यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने की एक फैक्ट्री है। यहाँ पे कल गैस आई, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, लंबी लंबी कतारें लगी, बहुतों को सिलेंडर मिला भी। इस समय भी यहाँ देखिए ये इस तरह से सिलेंडर्स लेकर लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। किसी की माँ बीमार है, किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के चाचा, तो सबकी बहुत ज़्यादा परेशानी है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। क्या हुआ? मैम मैं अकेली आई हूँ यहाँ पर, मेरे फादर वहाँ पे घर पर है और उनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उनकी डेथ हो जाएगी। डॉक्टर ने तुरंत बोल दिया है उनके लिए 1-1 मिनट उनका ऑक्सीजन पे जिंदा है। आप मुझे कहीं से भी कुछ भी अरेंज करके दीजिए, क्योंकि मैं सुबह से भाग रही हूँ ऑक्सीजन के लिए। हॉस्पिटल ले नहीं रहा है, बेड मिल नहीं रहा है, कोई फैसिलिटी नहीं, तो मैं घर पर रह के ट्रीटमेंट कर रही हूँ। उसके लिए तो मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़। मुझे कहीं से ऑक्सीजन नहीं मिली। मैं कल रात में यहाँ से 12 बजे गई हूँ, 3 बजे से मैं यहाँ पर वेट करती रही, किसी ने कुछ नहीं दिया। सारी गाड़ियाँ भर भर के चली गई यहाँ से हॉस्पिटल की। मैं यहाँ खड़ी रही, मैं कितनी बार मैंने यहाँ पर आके बात करी, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक सिलेंडर का 70 हजार रुपए सिक्योरिटी दे के लेके आए हैं, वो भी 300 रुपए पर डे का रेंट है इसका। 70,000 में सिलेंडर लाए? 70,000 रुपए सिक्योरिटी इसकी जमा है। 300 रुपए पर डे देना है। 300 रुपए पर डे देना है। उसके बाद खुद गैस लेने के लिए लाइन लगा रहे हैं 2-2, 3-3 दिन से। 8 बजे से कल रात से आज भी रात में बैठे हुए हैं। पहले गाड़ी वहाँ लगाई गई, सब लोगों ने रोका, फिर बोला कि गैस मिलेगी, गाड़ी आई, फिर गाड़ी यहाँ तक हम लोग की आई, फिर पूरा घुमा के गाड़ी वहाँ पे आई और रात भर यही चक्कर हम लोग काटा। अब गाड़ी हमारे यहाँ पहुंची तो ऑक्सीजन खत्म हो चुका है और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन दिक्कत सबसे ज्यादा इस समय। क्या कह रहे हैं, कब मिलेगी? अब बोल रहे हैं 6 बजे मिलेगी सुबह जी। 6 गाड़ी आएगी रात में तो सुबह 6 बजे तक गैस मिलेगी आपको। 9 बजे से लगा हुआ हूँ और अभी वहाँ पर गैस में लगा दिया गया कि गैस सिलेंडर नहीं है। कोई किल्लत तो नहीं है? नहीं, गैस की तो किल्लत है, लिक्विड है नहीं मेरे पास। और हम यहाँ पे बलरामपुर लोक बंधु के अलावा हम किसी को नहीं दे रहे हैं। जो पहले प्राइवेट लोग अपना छोटा सिलेंडर या खुद लेने आते थे तो आप क्या उनको मना कर दिया गया? उनको मना कर दिया गया शासन की तरफ से कि आप बलरामपुर और लोक बंधु को दीजिए बस। मेरे चाचा जी बीमार हैं, पहले हॉस्पिटल में थे, उन्होंने कहा कि अब ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, अपना पेशेंट ले जाइए। हमने जैसे तैसे ब्लैक में ये सिलेंडर खरीदे हैं 40,000 रुपए के। अब ये खाली हो गए हैं तो भरवाने के लिए आए थे यहाँ पे। 3 दिन पहले मेरे पिताजी की मौत हुई है संडे को। ये मेरे चाचा हैं, उनके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। अब क्या करेंगे आप लोग, कैसे व्यवस्था करेंगे ऑक्सीजन की? सर क्या, हम तो एफर्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं, मिलेगी ठीक है, नहीं तो ईश्वर जाने कैसे क्या होगा। हम क्या कर सकते हैं, हम तो हेल्पलेस फील कर रहे हैं, कहीं से कोई सपोर्ट तो मिल नहीं रहा। रात में पिता मेडवेल हॉस्पिटल में एडमिट है और वहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ से मुझे लिख के मिला है कि आप जाके कहीं से भी प्रोवाइड करा के हमको दीजिए, और ये हमको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा सर। वहाँ उनकी एकदम समझ लीजिए बहुत बेकार कंडीशन पे पापा हमारे, हमको अंदर जाने नहीं दे रहे, कह रहे हैं वही आए और वही ले जाए, हमको नहीं देंगे। और जबकि हमको लिख के मिला है वहाँ हॉस्पिटल से कि आप जाके वहाँ से ले लीजिए। लोगों की बातें सुनकर, उनकी तकलीफ देखकर दुख होता है, दर्द होता है, एक बेबसी सी महसूस होती है। चाहकर भी लोगों की मदद नहीं कर पा रहे। कभी इस तरह का संकट आएगा, इस तरह की आपदा आएगी, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस तरह की तस्वीरें पिछले साल हमने अमेरिका, इटली, ब्राजील जैसे देशों में देखी थी। अब अमेरिका तो अमीर देश है,
संसाधनों की, रिसोर्सेस की, पैसे की कमी नहीं है, हेल्थ सिस्टम स्ट्रांग है। इसके बाद भी अमेरिका में कोरोना में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग कोरोना का शिकार हुए। हमारे देश में भी सवाल संसाधनों का नहीं है। सवाल यह कि खतरा तो दिख रहा था, लेकिन यह खतरा इतना बड़ा होगा, इतनी तेजी से बढ़ेगा, इतनी ज्यादा तादाद में लोग कोरोना के शिकार होंगे, इसका अंदाजा हमारा सिस्टम, हमारी सरकारें, हमारे अफसर नहीं लगा पाए। और यह देश भी इतना बड़ा है, इसके सामने अमेरिका, ब्राजील, इंग्लैंड कुछ नहीं है। इतने बड़े देश में संकट को पार पाने के लिए जितने इंतजाम करेंगे वो कम पड़ते जाएंगे। मुंबई से आज एक बार फिर दिल दहलाने वाली तस्वीरें आई। जिस हॉस्पिटल में मरीज जिंदगी की आस में गए थे, वहां उन्हें मौत मिली, और मौत भी ऐसी कि देखकर रूह कांप जाए। तो एक बार फिर बुरी खबर आई, एक बार फिर एक हॉस्पिटल में आग लगी। मुंबई के पास विरार में हॉस्पिटल में लगी आग में 14 मरीज जिंदा जल गए। जिस बेड पर मरीजों का इलाज हो रहा था, वही बेड 14 मरीजों के लिए चिता बन गए। बीती रात 3 बजे विरार के विजय वल्लभ हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में आग लगी। शुरुआती जांच के मुताबिक एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट होने से ब्लास्ट हुआ और आग पूरे आईसीयू में फैल गई। जब तक आग पर काबू पाया गया, 14 मरीजों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। इसकी कुछ तस्वीरें इतनी भयानक हैं, इतनी विचलित करने वाली है कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। जिस वक्त आग लगी उस वक्त आईसीयू में 19 पेशेंट थे और हॉस्पिटल में 90। इस आग में आईसीयू वार्ड पूरी तरह जलकर राख हो गया। हमेशा जैसे होता है, सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। मरने वालों के परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया। और आप हैरान होंगे कि महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि अस्पताल में आग नेशनल न्यूज नहीं है, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं। हम ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे, हम रेमडेसिविर के बारे में बात करेंगे। ये घटना जो घटी है उसके बारे में नेशनल न्यूज नहीं है ये, लेकिन हम हमारी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से पूरी मदद करेंगे। और बाबा, ये राज्य सरकार के हद तक हम जरूर पूरी मदद करेंगे। उनको जो 5 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से गवर्नमेंट मदद करती है, महानगर पालिका की तरफ से 5 लाख मदद किया जाएगा। 10 लाख रुपए मदद करने की जो नासिक में घटना घटी है उसी टाइप में हम मदद करेंगे। फायर ऑडिट, स्ट्रक्चरल ऑडिट और इलेक्ट्रिकल ऑडिट, ये हर बिल्डिंग के लिए जरूरी होता है। वो अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे उनको बिल्कुल बहुत सख्ती से कार्रवाई उन पे की जाएगी। इसमें डिटेल जांच की जाएगी। जांच करने का रिपोर्ट 10 दिन में हम हासिल करेंगे और उसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके ऊपर 100% कार्रवाई की जाएगी। कब तक इसी तरह की बातें सुनते रहेंगे? पिछले 4 महीनों में महाराष्ट्र के 5 हॉस्पिटल्स में इसी तरह से आग लगने के हादसे हो चुके हैं। महाराष्ट्र के इन 5 हॉस्पिटल्स में आग लगने से करीब 3 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। इसीलिए यहां के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे के मंत्री जिस तरह के बयान देते हैं उससे उनकी सरकार की संवेदनहीनता दिखती है। जनता इस तरह की बातों को ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत ही असंवेदनशील इस प्रकार का बयान है कि किस मानसिकता से उन्होंने दिया है मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, परंतु ऐसे समय ऐसा बयान देना ये बिल्कुल असंवेदनशीलता का परिचायक है। पिछले 6 महीने में 5वीं घटना है। भंडारा में घटना हुई, ईशान्य मुंबई में घटना हुई, नासिक में घटना हुई, नागपुर में घटना हुई और अब विरार में भी उसी प्रकार की घटना यहाँ पर घटी है। और हर दुर्घटना के बाद, हर अग्निकांड के बाद हम ये कहते हैं कि इसकी जांच करेंगे, जांच तो करनी पड़ेगी, लेकिन फायर सेफ्टी ऑडिट की बात लगातार मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो हो नहीं पा रहा है। अभी कोविड हॉस्पिटल्स के ऊपर
बहुत प्रेशर है। ऐसे समय सरकार ने एक यंत्रणा तैयार करनी चाहिए और उस यंत्रणा के माध्यम से सरकार ने इसका फायर सेफ्टी ऑडिट करना चाहिए। वाकई में कब तक सिर्फ इसी तरह की बातें सुनेंगे। राजेश टोपे की बात सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। किसी हॉस्पिटल में 14 लोग जिंदा जल जाएं और स्वास्थ्य मंत्री कहें ये नेशनल न्यूज नहीं है, ये कैसे संभव है? 2 दिन पहले नासिक के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन गैस की सप्लाई बंद होने से 24 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय राजेश टोपे ने यह कहा था कि हॉस्पिटल नगर पालिका के अंडर है, नगर पालिका अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में आती है, उनका इससे क्या लेना देना। जब किसी भी सरकार के मंत्रियों का रवैया ऐसा हो तो फिर जनता कहां जाए, किसकी आगे पुकार लगाए? कोरोना संकट के दौरान कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं। कुछ लोगों ने यह अफवाह फैलाई कि स्वामी रामदेव के पतंजलि योगपीठ में कोरोना फैल गया है। इस पर स्वामी रामदेव ने क्या कहा, उस अफवाह के बारे में बताता हूं जो स्वामी रामदेव को लेकर फैलाई गई। आज यह अफवाह फैला दी गई कि हरिद्वार में आचार्य कुलम में स्वामी रामदेव के बहुत सारे शिष्यों को कोरोना हो गया। कुछ जगह यह दावा किया गया कि पतंजलि योगपीठ में काम करने वाले 83 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। कई लोग क्वारंटीन में हैं। अब यह भी कहा गया कि स्वामी रामदेव का भी अब कोरोना टेस्ट होगा और यह अफवाह इतनी तेजी से फैली कि स्वामी रामदेव को सामने आकर हकीकत बतानी पड़ी। एक बहुत बड़ा झूठ पिछले कई दिनों से प्रायोजित तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। मैं इस पूरे झूठ का पर्दाफाश करना चाहता हूँ। न तो योगाग्राम में, न पतंजलि योगपीठ में, न आचार्य कुलम में, न हमारे किसी शिक्षा संस्थान में कोई कोरोना केस है। हमारे पास आचार्य कुलम में हर साल करीब 200-250 नए एडमिशन होते हैं। हर दिन 50 के करीब रोगी पतंजलि योगपीठ में आते हैं। ऐसे ही 50 से 100 रोगी योगाग्राम में आते हैं। आने से पहले रोगियों का जो कोरोना टेस्ट किया जाता है अथवा आचार्य कुलम में एडमिशन से पहले जो टेस्ट किया जाता है उसमें कुछ केस पॉजिटिव पाए गए। उनको हमने क्वारंटीन करके जिसको एडमिशन करना था उसका एडमिशन किया, जिसको जो है घर भेजना था उसको घर भेज दिया। ये 100% एक अफवाह है कि पतंजलि में किसी भी तरह से कोई कोरोना है। तो स्वामी रामदेव को कोरोना ने नहीं घसा है। स्वामी रामदेव स्वस्थ हैं। वो आज सुबह भी इंडिया टीवी पर लाइव थे। आज भी उन्होंने योग के जरिए कोरोना से बचने के तरीके बताए और कल सुबह भी स्वामी रामदेव 8 बजे इंडिया टीवी पर योग सिखाएंगे और ये बताएंगे कि योग के जरिए कोरोना की जंग को कैसे लड़ा जा सकता है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।